नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं मीटिंग हॉल में। अब तक आप लोगों ने सुना कि महिमा सबके सामने अनाया को नीचा दिखाती है, लेकिन हमारी हीरोइन भी उसे अपनी बात सही साबित करने को बोलती है। तभी प्लानिंग डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर बक्सी बोले, मिस, आप जो कोई भी हो, आप ऐसे हमारी इतनी मेहनत को बर्बाद नहीं कर सकते। आपको इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। हमने कितनी रिसर्च के बाद यह डेटा कलेक्ट किया है और इतनी मेहनत से हमने यह कोटेशन भरा है। यह गलत नहीं हो सकती। वही महिमा भी उसका साथ देते हुए बोली, बिल्कुल, तुम्हें कुछ नहीं पता है, इसीलिए बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी दिखने में भी तुम एक बच्ची हो, तो बच्चे की तरह ही रहो। यह सुनते ही अनाया की आंखें छोटी हो जाती हैं। उसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसे बच्ची समझे। हालांकि वह उम्र में इतनी बड़ी नहीं थी, क्योंकि हर्षवर्धन उससे बड़ा था और उसकी पर्सनैलिटी और ऑरा उसे अपनी उम्र से भी ज्यादा आगे दिखता था, क्योंकि वह एकदम मैच्योर और सख्त बिजनेस टाइकून था। वही हमारी अनाया अपने हुनर और काबिलियत को अपने मासूम चेहरे और कभी कभार बचपन में छुपा दे दी थी। आज भी वह किसी 16 साल के बच्चे की तरह नजर आती थी। वहीं उन दोनों की बात सुनकर आसपास का माहौल वापस ठंडा होने लगा, क्योंकि हर्षवर्धन को गुस्सा आ रहा था। लेकिन फिर भी अनाया उसे हाथ से सहलाते हुए अपनी एक आईब्रो उठाकर महिमा और मिस्टर बख्शी को घूरते हुए बोली, ओह, तो आपने इस प्रोजेक्ट को बनाने में इतनी मेहनत की है। फिर वह अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लाते हुए बोली, और अगर मैंने यह साबित कर दिया कि आपकी यह कैलकुलेशन गणतरी गलत है, तो क्या आप मुझसे माफी मांगेगा? यह सुनकर तो मिस्टर बख्शी का ईगो हर्ट हो गया, क्योंकि उन्हें लड़कियों को अपने नीचे रोंदने की आदत थी। वह एक नंबर के अय्यास आदमी थे और उनकी नजरों में औरतों की कोई औकात नहीं थी। ऊपर से वह अनाया के बारे में कुछ जानते भी नहीं थी और दिखने में वह इस वक्त किसी बच्चे की तरह लग रही थी। तो उनका ईगो हर्ट होना जाहिर सी बात है। हालांकि उसका चेहरा अभी तक उसने नहीं देखा था, लेकिन फिर भी उसे अनाया पर गुस्सा आ रहा था। वह गंभीर लहजे में बोला, ठीक है, आप मुझे इस प्रोजेक्ट में गलतियां दिखते, लेकिन अगर आप साबित नहीं कर पाए तो आपको मुझसे माफी मांगनी होगी। यह सुनते ही हर्षवर्धन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, लेकिन फिर भी वह शांत रहा, क्योंकि उसे अपनी छोटी सी बीवी पर यकीन था। वह बड़े बड़े को जमीन पर लाने की ताकत रखती थी, तो फिर यह तो एक मामूली सा एम्प्लॉय था। वही महिमा की आंखें भी गुस्से से लाल हो गईं। वह दांत पीसते हुए बोली, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अगर तुम हारी तो तुम्हें सबके सामने माफी भी मांगनी होगी और यह कंपनी छोड़कर भी जाना होगा। महिमा साफ साफ उसकी इंसल्ट करना चाहती थी और वह सबके सामने उसे बेइज्जत करना चाहती थी। इसलिए वह बात की बीच में बोल रही थी और बात में घी डालने का काम कर रही थी। यह चीज हर किसी को समझ आ रही थी और हमारी अनाया को भी, लेकिन अभी उसका टारगेट कुछ और था। वह महिमा को घूरते हुए बोली, अच्छा होगा कि अपनी जबान बंद रखो। यहां पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। यह बात इस प्रोजेक्ट के बारे में हो रही है। और रही बात माफी की, तो यह रूम तुम पर भी लागू होता है। अगर मैं सही साबित हुई तो तुम्हें भी माफी मांगनी होगी। क्या तुम्हें मंजूर है? महिमा तो इतनी घमंड में थी कि वह बोली, ठीक है, मैं माफी मांगूंगी, लेकिन तुम्हें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कभी नहीं हारती। इतना सुना ही था कि अनाया ने 2 उंगली से इशारा किया। इशारा मिलते ही हर्षवर्धन का सेक्रेटरी रजत सबके हाथों में कुछ कागज देने लगा। कागज मिलते ही सभी लोग उसे पढ़ने लगे। जैसे जैसे वह लोग उन कागजों को देख रहे थे, वैसे वैसे उनका चेहरा पीला पड़ रहा था और उसकी आंखों में मिक्स गुस्से और नफरत के इमोशन आ रहे थे। दूसरी ओर वहां बैठे लोगों के चेहरे के भाव काफी अजीब थे। किसी की नजरों में गुस्सा था तो किसी की नजरों में डर था। वही मिस्टर बख्शी और महिमा के हाल तो बेहाल थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सच में ऐसा कुछ हुआ है। हर्षवर्धन भी एक नजर कागज पर डालकर अपनी बीवी को काफी प्राउड नजरों से देखता है। दरअसल उन कागजों में सामने जो प्रोजेक्ट पर डेटा था उसे एनालाइज करके रखा गया था। वहां पर कई सारी कंपनियों के नाम लिखे हुए थे
और उन सभी कंपनियों की डिटेल उन कागजों पर थी। उनमें से कोई कंपनी फ्रॉड कर रही थी, तो कोई इल्लीगल काम करती थी, कोई गंदा माल बेचती थी और पैसे ज्यादा लगाती थी, तो कोई सिर्फ लिस्टेड कागजी कंपनी थी। उसका वास्तव में अस्तित्व ही नहीं था, सिर्फ पेपर पर लिखी गई थी। वह सभी की सभी घांघले बज कंपनियां थीं, जिन्हें मिस्टर बक्सी ने वहां दर्शाया था, और उन सभी कंपनियों के नाम पर वह बस पैसे ऐंठना चाहता था, और वह बाद में किसी छोटी मोटी कंपनी से पैसे से अपना काम करवा लेगा, और इन काम पर इन सभी कंपनी और का नाम रख लेगा, और बाकी के बचे पैसे वो रख लेगा। और यह प्रोजेक्ट के जरिए वो इतना कमा सकता था कि उसकी कोई हद नहीं थी। वह यही सोच रहा था और खुश हो रहा था, क्योंकि वह कई सालों से यह काम कर रहा था, इसीलिए तो वह इतना अमीर था। वही अपनी पोल खुलता देख मिस्टर बक्सी की हवाइयां उड़ी हुई थी। हर्षवर्धन को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके अंदर काम करने वाले लोग इतनी मक्कार होंगे। हालांकि उसका रौब और गुस्सा इतना ज्यादा था कि कोई कुछ बड़ा कांड नहीं करता था। मिस्टर बख्शी को बस छोटे मोटे प्रोजेक्ट ही मिलते थे, और उनके अच्छे काम को देखकर यह पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जिसका बजट बड़ा था, जो उन्हें मिलने वाला था। लेकिन उसमें यह जो गड़बड़ी हो रही थी, यह देखकर उसकी हालत खराब हो रही थी। वो तुरंत हड़बड़ाकर अपने सफाई देते हुए बोले, ये सब कुछ गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस हमें झूठे सबूत दिखा रही हो। महिमा को भी यकीन नहीं हो रहा था इन चीजों पर, वह भी बोल पड़ी, तुम बस नाटक कर रही हो और हमें झूठे सबूत दिखा रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। वहीं उनकी बातें सुनकर अनाया के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वह बोली, अभी तो तुम लोग कह रहे थे कि अगर मैं सबूत दे दिए तो तुम खुद अपनी गलती मान लोगे, और अब जब मैं सबूत दे दिए तो तुम बहाने बना रहे हो। यह इन्वेस्टिगेशन तो तुम लोगों को करनी चाहिए थी, जो मैं करके आई हूं। सही से बात है, वैसे भी इतने कम अमाउंट में कोई भी अच्छा प्रोडक्ट देने को तैयार नहीं होगा, और इतने बड़े प्रोजेक्ट में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतनी ही ज्यादा प्रॉफिट की लोगों को उम्मीद होती है, और आप लोगों को लगता है कि इतने छोटे से अमाउंट में आप लोग प्रोजेक्ट की बीड जीत लेंगे। लेकिन आगे जो कुछ भी होगा उसका नुकसान तो इस कंपनी को ही भुगतना पड़ेगा। सबको उसकी बात सही लगी, और अब सभी लोगों की नजरों में मिस्टर बख्शी के लिए घिन भरे भाव थे, क्योंकि साफ साफ वह कंपनी को धोखा दे रहे थे। हर्षवर्धन की भी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह गुस्से से चिल्लाकर बोला, तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मुझे धोखेबाज लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं, और धोखेबाज लोगों के साथ मैं क्या करता हूं, इतना सुना ही था कि मिस्टर बख्शी की आंखें डर से पीली पड़ गईं। वह खड़ा होकर हर्षवर्धन के पास आकर झुककर माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। कंपनियों के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने तो कम बजट में यह प्रोजेक्ट खत्म हो और हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो, इसलिए इन कंपनियों को चुना था। वैसे एक बात तो माननी होगी, अच्छा चुना लगाया है इसने हर्षवर्धन को। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इन कंपनियों के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए था। यह सुनते ही हर्षवर्धन की आंखें छोटी हो गईं। इतने साल के अनुभव के बाद हर्षवर्धन के पास एक अच्छी काबिलियत थी कि वह लोगों की आंखों को पढ़ सकता था। उसे पता था कि यह वह बस बहाना बना रहा था, और वैसे भी उसका कोई इरादा नहीं था उसे माफ करने का। अभी वह कुछ बोलता, उससे पहले ही पास बैठी हुई अनाया गंभीर लहजे में बोली, मुझे पता है, आप बस इस कंपनी को प्रॉफिट देना चाहते थे, आपका कुछ गलत इरादा नहीं था। वही किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह अनजान लड़की मिस्टर बख्शी का साथ दे रही है। वही आश्चर्य हर्षवर्धन और उसके सेक्रेटरी की आंखों में भी था, क्योंकि थोड़ी देर पहले अनाया ने ही उसे इंसान को एक्सपोज किया था। अनाया की आंखों में इस वक्त शैतानी चमक थी, जिसकी झलक हर्षवर्धन ने भी देख ली थी। वह समझ गया कि उसकी बीवी के दिमाग में कोई खुराफाती प्लान चल रहा है, इसलिए वह बीच में नहीं बोला। तभी अनाया प्रोजेक्टर के साथ एक पेन ड्राइव को लेकर कुछ करती है, और हर्षवर्धन के आगे पड़े लैपटॉप से कुछ डेटा माहिती प्रोजेक्टर पर दिखने लगती है। डेटा दिखने के बाद अनाया बोली, यह हमारा नया कोटेशन है, और यही हमारे नए डीलर्स, जिसके साथ प्रोजेक्ट मिलने के बाद हमें साइन करेंगे।
इसीलिए एक बार इन सभी डेटा को एनालाइज कर लो। यह मीटिंग लंच ब्रेक के बाद होगी। इतना बोलकर वह वहां से खड़ी हुई, बाहर जाने लगी और सभी लोग बस आंखें फाड़े और मुंह खोल अनाया को देख रहे थे, क्योंकि 15 से 20 मिनट में उसने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था और प्रोजेक्ट भी दिखा दिया था। और उसका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था। किसी को भी उसमें कोई भी गलती नजर नहीं आ रही थी, सिवाय हमारे हीरो को। क्या समझ आ गया हमारे हीरो को? क्या महिमा मांगेगी माफी? हर्षवर्धन के केबिन में जैसे ही हमारी हीरोइन अनाया हर्षवर्धन के केबिन में पहुंचती है, उसके पीछे पीछे हमारा हीरो हर्षवर्धन भी वहां आ जाता है और बिना किसी वार्निंग, चेतावनी के अनाया को अपनी बाहों में दबोच लेता है और एक झटके से उसके मास्क, मुखौटे और केप, टोपी निकालकर उसके होठों पर किसी भूखे भेड़िया की तरह टूट पड़ता है। इस अचानक अपने ऊपर किस, चुंबन की बारिश होने से अनाया एक पल के लिए तो चौंक जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वह भी मदहोश हो जाती है और उचककर अपने दोनों पैरों को हर्षवर्धन की कमर पर लपेटकर बेदर्दी से उसे चूमने लगती है। हर्षवर्धन के हाथ अनाया की पूरी बॉडी पर घूम रहे थे। उसे अनाया की सॉफ्ट बॉडी और वह बच्चों जैसी मासूमियत देख खुद से कंट्रोल छूट रहा था। एक लंबी पेशी नेट किस के बाद वो अनाया को लेकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अनाया उसकी गोद में ही बैठी थी और किसी छोटे बच्चों की तरह उसकी टाई से खेल रही थी। अभी कोई अनाया को देखता तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि यह वही अनाया है जो दुनिया की जानी मानी डॉक्टर है और जिसके हाथों में जादू है। उसके पास इलाज कराने के लिए लोग अपनी पूरी जायदाद देने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके आगे अच्छे अच्छे लोग डर से कांपने लगते थे। इस वक्त वह किसी बच्चे से कम नहीं लग रही थी। हर्षवर्धन भी अनाया के बालों को सहला रहा था और उसका दूसरा हाथ अनाया की कमर में था। वह उसके चेहरे को अपने सीने में छुपाते हुए अपनी आवाज में नरमी लाते हुए पूछता है, वैसे बीवी, तुमने मीटिंग हॉल में यह सब कुछ क्यों किया? क्योंकि जहां तक मैं अपनी छोटी सी बीवी को जानता हूं, वह बिना वजह कुछ नहीं करती। अनाया उसकी बात सुनकर चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लाते हुए और अपनी आंखों में शरारत भरते हुए बोली, लगता है मिस्टर हैंडसम भी मुझे बहुत अच्छे से पहचानने लगे हैं। इतना बोलकर वह उसके कान पर एक जोर से बाइट कर देती है। उसकी हरकत से हर्षवर्धन के मुंह से हल्की सी चीज निकल जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था। उसे अब सुकून मिलता था कि उसकी बेरंग और बेचैन जिंदगी में अनाया जैसी लड़की थी, जो उससे प्यार करती थी, उसके साथ शरारत करती थी और उसे कदम से कदम मिलाने की ताकत रखती थी। आज तक उसकी जिंदगी में उसकी दादी मां के अलावा कोई ऐसा नहीं था जिसे वह अपना कह सके, और उसकी दादी मां भले ही उसे कितना भी प्यार करती हो और उसे सपोर्ट करती हो, लेकिन वह उसे इमोशनली मोरल सपोर्ट नहीं दे पाती थी जो उसे अनाया देती थी। वह अनाया के होठों पर हल्की सी किस करके बोला, बीवी, तुम आजकल काफी शैतान हो चुकी हो। लगता है तुम्हें थोड़ी सी पनिशमेंट की जरूरत है। इतना बोलकर वह वापस एक बार उसे किस कर लेता है। अभी वह आगे कुछ बोलता, उससे पहले ही वहां पर हर्षवर्धन का सेक्रेटरी हड़बड़ाते हुए अंदर आता है। इस वक्त वह काफी परेशान लग रहा था। वही उसे बिना नॉक किए अंदर आता देख हर्षवर्धन गुस्से से उसे घूरता है और चिल्लाकर बोला, तुम ऐसे अंदर कैसे आ सकते हो? वहीं उसकी बात और आवाज सुनकर सेक्रेटरी रजत डर के कांपने लगा। तभी अनाया हर्षवर्धन को शांत करते हुए बोली, शांत हो जाओ, मैंने ही उसे इशारा किया था अंदर आने को, मुझे कुछ काम था। यह सुनकर हर्षवर्धन शांत हो जाता है। हालांकि अभी भी उसने अनाया को अपनी गोद से नीचे नहीं उतारा था। अनाया पहले केबिन को लॉक करने का हर्षवर्धन को इशारा करती है और सेक्रेटरी रजत को आगे बुलाती है। सेक्रेटरी रजत भी समझ गया कि मामला काफी गंभीर है। अनाया की ओर देखकर बोला, जी मैडम कहिए। अनाया बिना भाव के बोली, हमें यह प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। उसका इतना ही बोलना था कि सेक्रेटरी रजत की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। तभी अनाया ने आगे कहा, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूं कि इस प्रोजेक्ट का हाई कोटेशन हो, और वो इतना होना चाहिए कि पार्ट 2 कोई छोटी मोटी कंपनी इस प्रोजेक्ट को हासिल ना कर पाए। यह सुनकर
हर्षवर्धन और रजत की आंखों में आश्चर्य आ गया, क्योंकि यह प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का काफी बड़ा प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट पर काम करने का मतलब अपनी कंपनी के लिए काफी ज्यादा प्रॉफिट था। लेकिन फिर भी अनाया प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहती थी। उन दोनों को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, लेकिन हर्षवर्धन कुछ बोलना नहीं, लेकिन रजत से रहा नहीं गया, तो वह पूछता है, लेकिन ऐसा क्यों मैम? अनाया एक फाइल आगे बढ़ते हुए बोली, मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में रिसर्च किया है। गवर्नमेंट यह प्रोजेक्ट इसीलिए बाहर निकाल रही है क्योंकि यह प्रोजेक्ट जहां पर बनने वाला है वहां पर काफी चहल पहल और काफी गिचता वाला एरिया है। इसीलिए वहां पर गवर्नमेंट को एक मेगा सुपरमार्केट बनाने का आइडिया आया है ताकि लोगों को वहां पर हर चीज आसानी से मिल जाए, और वह लोग चाहते हैं कि उस प्रोजेक्ट के चलते गवर्नमेंट और वहां के लोगों को काफी फायदा हो। लेकिन मैंने रिसर्च की है, यह प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ है। सबसे पहली बात, एक तो जिस जगह पर यह लैंड जमीन है वहां की मिट्टी काफी गीली है, इसीलिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर खड़ा ही नहीं हो सकता, और अगर हम जबरदस्ती इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बनाएंगे तो उसमें इस प्रोजेक्ट के बजट से दुगनी कीमत का बजट लगेगा। इसलिए जो भी इंसान इस प्रोजेक्ट को हाथ में लेगा उसे प्रोजेक्ट के अंत में नुकसान ही होगा। उन्हें सिर्फ इतना फायदा होगा कि बस गवर्नमेंट के साथ प्रोजेक्ट करने का नाम दुनिया भर में फैलेगा, उससे ज्यादा उन्हें कोई भी फायदा नहीं होगा। वही उसकी पूरी बात। और वहां पर पड़ी रिपोर्ट को देखकर हर्षवर्धन और सामने खड़े सेक्रेटरी रजत को तो यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी मैडम इतनी चालाक और इतनी दूर की सोच रखती है। तभी रजत अपने आदत से मजबूर सवाल करते हुए पूछता है, लेकिन मैडम फिर भी हम इस प्रोजेक्ट में कोटेशन क्यों दे रहे हैं, और वह भी इतना बड़ा अमाउंट का? इससे तो यह प्रोजेक्ट हम ही को मिल जाएगा। यह सुनकर अनाया के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वह बोली, भले ही हमें इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन हमारी राइवल कंपनियों को तो है, और जो कंपनी इस कंपनी के लोगों को खरीदकर इस प्रोजेक्ट के कोटेशन जानने की कोशिश करेंगे उसे सबक भी तो सिखाना है। आखिर का दुश्मनों का नुकसान करने में जो मजा है वह मजा प्रॉफिट कमाने में नहीं है। तुम्हें बस प्रोजेक्ट में शामिल लोगों पर खास नजर रखवानी है और कंपनी में थोड़ी सी छूट देनी है लोगों को। इतना बोलकर वह अपने चेहरे पर एक ईविल स्माइल लाती है। वही उसकी प्लानिंग और बातें सुनकर तो हर्षवर्धन और रजत के चेहरे खुले के खुला रह गए। उन दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने बैठी यह छोटी सी लड़की इतनी दूर तक और इतना शैतानी दिमाग रखनी होगी, लेकिन दोनों को ही दिल खुशी हो रही थी, क्योंकि दुश्मनों को मजा चखाने में तो हर किसी को मजा आता है। हर्षवर्धन एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, जैसा तुम्हारी मैडम ने कहा है वैसा कर दो और जाओ यहां से। रजत काफी आश्चर्य था। वह सिर झुकाकर बोला कि सर, अभी करता हूं। इतना बोलकर वह बाहर चला गया। उसके जाते ही हर्षवर्धन ने अपनी गोद में बैठी अपनी शैतान बीवी को गोद में एडजस्ट करते हुए प्यार से पूछा, अब मुझे बताओ, तुम्हारा दिमाग में और कौन से खुराफाती आइडिया चल रहा है जो तुम मुझे बता नहीं रही? यह सुनकर अनाया को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह एक उत्तम दर्जे की साइकियाट्रिस्ट थी। उसका दिमाग पढ़ना आम बात नहीं थी, लेकिन उसके सामने बैठा यह उसका बदमाश हबी ज्यादातर उसका दिमाग पढ़ लेता था। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या जवाब दे, इसलिए वह इधर उधर देखते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता कि मैं कुछ और सोच रही हूं? हर्षवर्धन उसके माथे पर एक किस करते हुए बोला, इतना तो मैं तुम्हें जान चुका हूं कि तुम इतनी छोटी बाजी खेलने वाली इंसान नहीं हूं। अब बताओ क्या बात है? अनाया उसकी बात सुनकर खुश हो गई। वो समझ गई कि अब उसका हस्बैंड उसे समझने लगा है। वह अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकालकर हर्षवर्धन को देते हुए बोली, मैं चाहती हूं कि तुम यह प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। यह सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर कंफ्यूज भाव आ गए, जैसे पूछ रहा हो, यह कौन सा प्रोजेक्ट है? अनाया एक गहरी सांस लेकर बोली, यह चैरिटी प्रोजेक्ट है जिसका बजट काफी लो है, काम बजट। लेकिन कोई भी कंपनी यह प्रोजेक्ट नहीं करना चाहती क्योंकि इसका बजट काफी कम है और प्रॉफिट ना के बराबर है। वैसे भी प्रोजेक्ट में कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का बहुत अच्छा फायदा है। गवर्नमेंट एक बस्ती बनाना चाहती है
जहां पर गरीब और मजदूर लोग रहते हैं, ताकि उनका नाम अच्छा हो और लोगों में उनकी सरकार का नाम बने। लेकिन कोई भी यह प्रोजेक्ट ले नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं है। इसका बजट काफी छोटा है, इसलिए छोटी कंपनी भी इसमें हाथ नहीं डाल रही, क्योंकि उन लोगों को इसमें पैसे वेस्ट लग रहे हैं। मैं चाहती हूं कि तुम यह प्रोजेक्ट लो और इसे कंप्लीट करो, वह भी हाफ चैरिटी पर। यह सुनकर हर्षवर्धन की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। वह समझ गया कि अनाया चाहती है कि वह चैरिटी करें, लेकिन वह वैसे भी अरबों रुपए की चैरिटी करता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए वह पूछता है, लेकिन तुम यही चैरिटी क्यों करवाना चाहती हो? अनाया गहरी सांस लेकर बोली, मैंने 2 दिन पहले दादी मां से बात की थी। मैंने सुना था कि मॉम डैड की एनिवर्सरी आ रही है। यह सुनते ही हर्षवर्धन को याद आया कि उसके मॉम डैड की एनिवर्सरी आ रही है। अनाया बोली, हां, मैं चाहती हूं कि तुम यह प्रोजेक्ट कंप्लीट करो और इसे अपने मॉम डैड की एनिवर्सरी पर उसे ट्रिब्यूट दो और इसके ऊपर उनका नाम लिखो। इस कंपनी के शेयर्स में बढ़ोतरी होगी और तुम्हारा नाम अच्छा होगा और तुम्हारे संबंध गवर्नमेंट से भी अच्छे हो जाएंगे। हालांकि वह पहले से अच्छे हैं, लेकिन यह प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ले लिए काफी जरूरी है। दूसरा, इस प्रोजेक्ट में तुम गवर्नमेंट से पैसे नहीं लोगे, उसके बदले तुम्हें गवर्नमेंट से एक लैंड मंगानी है। कौन सी लैंड? जमीन का टुकड़ा चाहिए अनाया को। क्या अनाया कोई नया प्लान बना रही है? हर्षवर्धन के केबिन में। अब तक आप लोगों ने सुना कि हर्षवर्धन और अनाया अपने केबिन में बैठे थे और वह लोग प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। तभी अनाया उसे गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड चैरिटी प्रोजेक्ट का ऑफर दिखती है और उसे अपने मॉम डैड को ट्रिब्यूट देने के लिए कहती है। इस बात से हर्षवर्धन काफी इमोशनल हो गया। काफी सालों बाद कोई ऐसी शख्स उसकी जिंदगी में आया था जो उसके मॉम डैड के बारे में सोच रहा था। बाकी हर कोई बस उसके नजदीक आने के लिए और उसके प्रॉपर्टी और पैसों के लिए सोचता था। वह इमोशनल भाव से अनाया को पहले देखता है। तभी अनाया उसे एक जमीन गवर्नमेंट से मांगने को कहती है। हर्षवर्धन कंफ्यूज होकर पूछता है, कौन सी जमीन? तभी अनाया टेबल में पड़े कुछ कागज हर्षवर्धन को दे देती है। कागज देखते ही हर्षवर्धन की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि यह जमीन एक जंगल इलाके के में बहुत बड़ी जमीन का टुकड़ा था, जिसके पास एक बहुत बड़ा पहाड़ था। और अगर देखा जाए तो यह जमीन कोई खरीदना नहीं चाहता था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसकी प्राइस काफी ऊंची रखी थी। हर्षवर्धन को अपने बिजनेस की इंट्यूशन से पता था कि यह जमीन काफी फायदेमंद है, क्योंकि उसके पास ही एक बहुत बड़ा झरना था और वहां से दूर तक एक जंगल एरिया फैला हुआ था, जहां पर काफी जानवर थे। इसीलिए लोगों के लिए यह पर्यटक का स्थल था। और अगर यहां पर एक 5 स्टार लग्जरी रिजॉर्ट बन गया तो यह पूरे देश का सबसे लग्जरीज एरिया बन सकता है, क्योंकि उसके पास ही गवर्नमेंट ने कुछ वक्त बाद एक प्राइवेट मिनी एयरक्राफ्ट बेस बनाने की तैयारी कर रहे ही, जहां पर शौकीन पायलट लोग छोटे प्लेन उड़ाने के लिए जा सके और लोग ऊपर से खूबसूरत जंगल को देखने के लिए भी प्लेन का इस्तेमाल कर सकते थे। हर्षवर्धन की नजरों में यह जमीन पहले ही आ गई थी, लेकिन वह जानता था कि इसे खरीदना कोई आम बात नहीं होगी, क्योंकि अगर उसने मुंह मांगी कीमत पर यह जमीन खरीदी तो वह घाटे का सौदा होगा और वो कोई मौका खोज रहा था। इस जमीन में तकरीबन आधा जंगल का एरिया आ जाता था और यही चीज की वजह से हर्षवर्धन इसे खरीदने के लिए आगे नहीं बढ़ा था। लेकिन अनाया के आइडिया की वजह से गवर्नमेंट भी उसे बिना किसी हिचकिचाहट के वह जमीन ऐसे ही दे देगी और इतनी बड़ी चैरिटी प्रोजेक्ट की वजह से उसके कंपनी का नाम भी बड़ा हो जाएगा, तो आगे की प्रक्रिया भी उसके लिए काफी स्मूथ हो जाएगी। वह अनाया के प्रेजेंस ऑफ माइंड, मन का धैर्य का दीवाना हो गया था। वह जोर से उसके होठों को चूमता है और एक लंबी गली किसके बाद वह प्यार भरी नजरों से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, वह बीवी, तुम तो काफी स्मार्ट हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बिजनेस में इम्प्लांट इंटरेस्ट है। वहीं अनाया अपने मन ही मन बोली, बिजनेस में इंटरेस्ट की बात तो दूर है, उसे तो बिजनेस का भी पसंद नहीं है। भला एक जीनियस डॉक्टर को बिजनेस से क्या लेना देना? लेकिन अनाया मन ही मन सोचती है, भला वह उसे क्या बताती कि उसे यह सब कुछ अपने रिबोर्न की वजह से पता था अदबी, और उसे पता था कि आगे फ्यूचर में
क्या क्या होने वाला है। पिछली बार यह अपॉर्चुनिटी एक मामूली से बिजनेसमैन को मिली थी, जिसकी एक छोटी सी कंपनी थी, और इस प्रोजेक्ट के मिलने के बाद वह टॉप 10 में आ गई थी। लेकिन इस बार वह चाहती थी कि यह अपॉर्चुनिटी उसके हब्बी को मिले। इसीलिए वह मुस्कुराकर उसके होठों को चूमते हुए बोली, ठीक है, तुम यह सब कुछ करो, लेकिन ध्यान रखना, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए और ना ही यह बात बाहर जानी चाहिए। यह सुनकर हर्षवर्धन उसे देखते हुए बोला, क्या तुम्हारे दिमाग में और भी कोई शैतानी आइडिया चल रहा है? इतना बोलकर वह उसकी कमर को सहलाने लगा। तभी अनल अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लाते हुए बोली, तुम्हारी बीवी इतनी भी मासूम नहीं है, यह बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए। इतना बोलकर वह खड़ी हुई और खुद को ठीक करते हुए बोली, चलो, मीटिंग का वक्त हो चुका है। उसके बाद हमें दादी मां से मिलने के लिए भी जाना है। उनका फोन आ रहा था। वही हर्षवर्धन कुछ सोचते हुए बोला, हां, यह बात तो ठीक है, चलो चलते हैं। थोड़ी ही देर में वह लोग मीटिंग रूम में पहुंच गए। मीटिंग हॉल में सबकी उम्मीद के विपरीत इस बार मीटिंग हॉल का माहौल काफी अलग था। सभी लोगों की नजरों में हमारी अनाया के लिए काफी रिस्पेक्ट थी, शिवाय मिस्टर बक्सी और महिमा चौधरी के। वह दोनों काफी नफरत से हमारी हीरोइन को घूर रहे थे, लेकिन हमारी हीरोइन को ऐसी नेगेटिव एनर्जी से कभी फर्क नहीं पड़ा। वह अपना पूरा एक जन्म ऐसे ही नेगेटिव इंसानों से भरे माहौल में जी चुकी थी, और शायद इसीलिए उसका दिल इतना सख्त हो चुका था कि अब साजिशों से बिना जूझे तो उसे मजा भी नहीं आता था। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे थे, और थोड़ी ही देर में मिस्टर बख्शी ने नया कोटेशन दिखाया। कोटेशन देखकर अनाया के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई, क्योंकि जैसा वह चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। वहीं अपनी बीवी की आंखों की चमक देखकर हर्षवर्धन समझ गया कि उसकी बीवी भी यही चाहती थी। इसीलिए वह बिना आगे का प्लान सुन ही प्लान को अप्रूव कर देता है। यह देखकर तो सभी लोग और आश्चर्य हो गए, क्योंकि हर्षवर्धन इसे जल्दबाजी में फैसला कभी नहीं करता था। अपने बॉस की ओर आंखें फाड़े देख उन सभी के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। वहीं महिमा चौधरी के दिल में तो आग सी लगी थी। अब भला उसे बर्दाश्त कैसे होता कि अनाया उसे आगे चली जाए। इसीलिए वह हर्षवर्धन की ओर देखकर बोली, बॉस, एक बार आप ठीक से फैसला सोच लीजिए, क्योंकि इसमें हमारी कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, और इतना ज्यादा अमाउंट शायद हमें यह प्रोजेक्ट मिले भी नहीं। इसे अच्छा है हम पहले वाले प्लान पर ही काम करें और बस कुछ कंपनियों के नाम बदल दें। यह सुनकर हर्षवर्धन की आंखें छोटी हो गईं। वहीं अनाया के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, क्योंकि वह जानती थी कि अब उसका काम खत्म हो चुका था, यहां से उसका हस्बैंड संभाल लेगा। इसलिए वह अलग से बैठी हुई थी। वहीं हर्षवर्धन की आंखों को कठोर देखकर उसका सेक्रेटरी रजत समझ गया कि उसके बॉस क्या चाहते हैं। वह महिमा की ओर देखकर थोड़े कठोर लहजे में बोला, मिस महिमा, आपको पता होना चाहिए कि कंपनी के लिए क्या सही है और क्या गलत है। आप अपनी पर्सनल दुश्मनी और पर्सनल जलन के चलते कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और इसका अंजाम भी आपको पता है। एक पल के लिए महिमा के दिल में दर्द सा उठा और वह डर से कांपने लगी, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने कंपनी को धोखा दिया तो हर्षवर्धन उसका क्या हाल करेगा, वह सोच भी नहीं सकती, और शायद उसके साथ साथ उसका परिवार भी इस देश से गायब हो जाए और रास्ते पर आ जाए। वह गहरी सांस लेकर माफी मांगने के अंदाज में बोली, मुझे माफ कीजिएगा सर, मैं तो बस कंपनी के बारे में ही सोच रही थी। मुझे इस लड़की पर यकीन नहीं है, पता नहीं ये कहां से आई है और यहां पर सब पर हुक्म चला रही है। तभी रजत बीच में बोला, जबान संभाल कर मिस महिमा, ये हमारी गेस्ट है और अभी तो आपको इसे माफी भी मांगनी है। यह सुनकर महिमा की मुठ्ठियां गुस्से से कस गई और वह रजत को घूरते हुए दांत पीस कर बोली, सेक्रेटरी रजत, ये क्या कह रहे हैं? भला मैं इस लड़की से माफी क्यों मांगने लगी? रजत भी उसी अंदाज में अकड़ कर बोला, क्योंकि यह बात आपने ही कही थी कि अगर हमारी गेस्ट खुद को सही साबित कर देती है तो आप सबके सामने उनसे माफी मांगेगी, वरना वह आपसे माफी मांगेगी।
वह शायद जीत चुकी है और इस कंपनी में जबान की बहुत वैल्यू है, इसीलिए अच्छा होगा आप माफी मांग लीजिए। इतना बोलकर वह घुरकर महिमा और मिस्टर बख्शी को देखता है। उसकी नजरों की तपिश देखकर ही मिस्टर बख्शी डर गए, क्योंकि वह जानता था कि हर्षवर्धन के असिस्टेंट का ऑर्डर हर्षवर्धन से कम नहीं है। वह जो कुछ भी बोलता है वह उसके बॉस के ऑर्डर पर ही करता है और बोलता है। इसीलिए वह डरते हुए बोला, मुझे माफ कीजिएगा मैम, मुझे पता नहीं था कि आप इतनी अच्छी बिजनेस वुमन हैं, वरना हम आपसे कभी नहीं उलझते। इतना बोलकर वह अपनी नजरें झुका लेता है। वही मिस्टर बख्शी की बात सुनकर अनाया के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ गई, क्योंकि अनाया जानती थी कि यह बस हाथी के दांत है, जो दिखाने को कुछ है और कहने को कुछ और, क्योंकि यही इंसान बहुत जल्दी इस कंपनी को धोखा देगा। और बात भी सही थी। मिस्टर बख्शी ने नजरें झुकाते ही अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लाते हुए मन ही मन बोला, इस बेइज्जती का बदला लिया जाएगा। अब मैं भी देखता हूं कि यह प्रोजेक्ट इस कंपनी को कैसे मिलता है। यही सोचते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। दूसरी ओर महिमा गुस्से से दांत पीस रही थी। उसे माफी मांगने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन रजत के कहने पर उसे माफी मांगनी ही पड़ती। लेकिन वह हिचकिचा रही थी। तभी हर्षवर्धन अपना हाथ हल्के से टेबल पर मारता है। उसका ऐसा करते ही महिमा डर के कांप गई, क्योंकि वह जानती थी कि यह उसकी वार्निंग, चेतावनी है। वह तुरंत से झुककर बोली, मुझे माफ कीजिएगा मिस, ये मेरी गलती है। मुझे नहीं पता था कि आप इस कंपनी में किसी की सिफारिश से आई है। ये सुनते ही अनाया के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और उसके दिल में खुशी की लहर उतर गई, क्योंकि अब उसके पास कोई ऐसा इंसान है जो उसके लिए खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर हर्षवर्धन के लिए एडमिरेशन साफ साफ नजर आ रही थी। हालांकि महिमा ने अपनी आखिरी बार अनाया को बदनाम करने के लिए कही थी। उसने साफ साफ अनाया को हर्षवर्धन की मिस्ट्रेस कहा था, लेकिन अनाया इसे इग्नोर करती है, क्योंकि उसे और भी कुछ जरूरी काम थे। वो इसे बाद में भी निपट सकती थी। तभी हर्षवर्धन अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, मीटिंग इज ओवर। इतना बोलकर वह अनाया को लेकर वहां से चला गया। पीछे महिमा दांत पीसते हुए रह गई और मुठिया करते हुए बोली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या महिमा खुद की हरकतों से बाज आएगी? क्या करेगी अनाया आगे और कैसे शुरू होगा उसका बदला? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।